हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। इस वीडियो में हम बात करेंगे पवनों के बारे में। पवनें मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। एक तो ग्रहीय पवनें जो लगातार एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। एक होती है मौसमी पवनें जो कि 2 तरह की होती है, शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन। यानी कि जो मानसून आता है उन हवाओं को मौसमी पवनें कहते हैं। एवं स्थानीय पवनें जैसे कि लू जो पवन है अपने राजस्थान की, वो स्थानीय पवन के अंतर्गत आती है। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले सामान्य जो जानकारी है वो देख लेते हैं। मुख्य रूप से 3 तरह के परिसंचरण होते हैं, ठीक है। एक तो होता है प्राथमिक परिसंचरण जिसमें ग्रहीय पवनों को शामिल करते हैं। एक होता है द्वितीयक परिसंचरण जिसमें हम चक्रवात, प्रतिचक्रवात आदि को शामिल करते हैं। और एक होता है तृतीयक परिसंचरण जिसमें हम स्थानीय पवनों को शामिल करते हैं। तो देखते हैं। वायुमंडलीय परिसंचरण का सामान्य अर्थ होता है धरातलीय सतह पर तथा उसके ऊपर वायुमंडल में वायुदाब प्रवणता के कारण स्थानीय स्तर से भूमंडलीय स्तर पर दैनिक, मौसमी एवं वार्षिक रूप में हवाओं का गतिशील होना। ये होता है वायुमंडलीय परिसंचरण। उत्पत्ति के आधार पर वायुमंडलीय परिसंचरण को 3 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। पहला है प्राथमिक या सामान्य परिसंचरण प्राइमरी और जनरल सर्कुलेशन। इसके अंतर्गत ग्रहीय पवनों को सम्मिलित किया जाता है जो भूमंडलीय वायुदाब की पेटियों से संबंधित है। इस परिसंचरण में व्यापारिक, पछुआ तथा ध्रुवीय हवाएं प्रमुख है। इस सामान्य परिसंचरण में भूमंडलीय वायुमंडलीय परिसंचरण के परिवर्तनशील परिसंचरण को भी सम्मिलित करते हैं, जैसे जेट स्ट्रीम परिसंचरण तथा वाकर परिसंचरण एवं दक्षिण दोलन। द्वितीयक परिसंचरण में है इसके अंतर्गत चक्रवातीय एवं प्रतिचक्रवातीय परिसंचरण, मौसमी परिसंचरण तथा मानसून पवन, वायु राशियाँ आदि को सम्मिलित करते हैं। ध्यान रखना ये चीज़ें, तीनों परिसंचरण में कौन कौन सी हवाएं शामिल की जाती है, इसको ध्यान रखना। आगे कंपटीशन के हिसाब से ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो ध्यान रखें। तीसरा है तृतीयक परिसंचरण। इसके अंतर्गत स्थानीय हवाओं जैसे चिनोक, शिरोको, हरमट्टान, सांताना, पंपेरो आदि तथा दैनिक हवाओं जैसे स्थलीय एवं जलीय समीर, पर्वत एवं घाटी समीर आदि को सम्मिलित किया जाता है। ये डायग्राम बना ले आप। आगे देखते हैं। सबसे पहले जो आपके सिलेबस में है वो है ग्रहीय पवनें। इसी नाम से आपके सिलेबस में पहला पॉइंट है ग्रहीय पवनें। जो जानते हैं ग्रहीय पवनें क्या होती है। ग्लोब पर उच्च तथा निम्न वायुदाब की पेटियों की स्थिति को लगभग स्थायी मान लिया जाता है। परिणाम स्वरूप नियमानुसार उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवाएं चलने लगती है। वर्ष भर इनकी दिशा प्राय समान रहती है, यद्यपि उनके क्षेत्रों में मौसमी स्थानांतरण होता रहता है। इस कारण इनको स्थायी या सनातनी हवाएं कहते हैं। इनका वितरण पूरे ग्लोब पर होता है तथा इनकी उत्पत्ति समस्त ग्लोब के तापमान तथा पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न उच्च तथा निम्न दाब से संबंधित है। अतः इनको ग्रहीय हवाएं भी कहा जाता है। ग्रहीय हवाएं इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका जो परिसंचरण है वो पूरे ग्लोब पर होता है, पूरी पृथ्वी पर होता है, इसलिए इनको ग्रहीय हवाएं या प्लेनेटरी विंड्स कहते हैं। इनमें प्रमुख है व्यापारिक हवाएं, पछुआ हवाएं तथा ध्रुवीय हवाएं। तो इनको डिवाइड कर लेते हैं हम। पहले देखते हैं उष्णकटिबंधीय प्रदेश की हवाएं या अयनवर्ती प्रदेश की हवाएं। अयनवर्ती या उष्णकटिबंधीय प्रदेश में सामान्य रूप से 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश वाले भाग को सम्मिलित किया जाता है। 30 डिग्री उत्तर से, इसको चेंज करना थोड़ा, 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश वाले भाग को सम्मिलित किया जाता है। रिपीट कर रहा हूँ मैं। उष्णकटिबंधीय प्रदेश में सामान्य रूप से 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश वाले भाग को सम्मिलित किया जाता है। इस भाग में उपोष्ण उच्च वायुदाब से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की ओर व्यापारिक हवाएं चला करती है, जिनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व होती है। भूमध्य रेखा के पास यह हवाएं अभिसरित होती है, यानी कि मिलती है। वायुमंडल के ऊपरी भाग में प्रति व्यापारिक हवाएं धरातलीय व्यापारिक हवाओं के विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। समस्त अयनवर्ती या उष्णकटिबंधीय भाग में मौसम संबंधी दशाएं समान होती है तथा भूमध्य रेखा के पास डोल ड्रम या शांत पेटी होती है, जहां पर हवा शांत होती है।
उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में निम्न हवाओं का उल्लेख किया जा सकता है। तो पहले देखते हैं उष्णकटिबंधीय प्रदेश में कौन कौन सी हवाएं मुख्य रूप से शामिल की जाएगी। डोलड्रम की पेटी, पहली है डोलड्रम की पेटी तथा विषुवतरेखीय पछुआ पवन। भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री अक्षांशों तक निम्न वायुदाब की मेखला होती है। यहाँ हवाएं प्राय शांत होती है, अतः इसे शांत पेटी या डोलड्रम कहते हैं। सूर्य के उत्तरायण के समय ये उत्तर खिसक जाती है तथा दक्षिणायन के समय ये अपनी पूर्व स्थिति में आ जाती है। इस डोलड्रम की पेटी में दिन के समय संवहन धाराएं उठती है तथा दोपहर के बाद गरज एवं बिजली की चमक के साथ गहरी बारिश होती है, वृष्टि होती है। सामान्य रूप से धरातल पर डोलड्रम में पश्चिम से पूर्व दिशा में हवाएं चलती है, जिन्हें फ्लोन नामक महोदय ने विषुवतरेखीय पछुआ हवाएं नाम प्रदान किया है तथा बताया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून हवाएं वास्तव में विषुवतरेखीय पछुआ हवाएं ही होती है। जिस स्थान पर व्यापारिक हवाएं इन हवाओं से मिलती है उसे उत्तरी अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण तथा दक्षिण अंतरा अयनवर्ती अभिसरण कहते हैं, यानी कि ITCZ नाम सुना होगा आपने, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेशन जोन। ये इसको उत्तरी गोलार्ध में NITCZ और दक्षिणी गोलार्ध में SITCZ कहते हैं। दूसरी हवाएं अपनी व्यापारिक हवाएं। उष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की ओर हवाएं प्राय निश्चित रूप से चलती है। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तथा दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम होती है। नियमित दिशा के कारण प्राचीन काल में व्यापारियों को पाल युक्त जलयानों के संचालन में पर्याप्त सुविधा मिलने के कारण इनका नामकरण व्यापारिक पौने किया गया था, यानी कि व्यापार करने में सुविधाएं प्रदान करती थी यह हवाएं, इसलिए इनको व्यापारिक हवाएं ट्रेड विंड नाम दिया गया है। कोरियलिस बल या प्रभाव के कारण तथा फेरल के नियमानुसार यह हवाएं उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। व्यापारिक पवन मेखला को हेडली कोशिका भी कहते हैं। सभी ग्रहीय हवाओं जैसे व्यापारिक, पछुआ तथा ध्रुवीय हवाओं को ग्रहीय या स्थायी पवन कहते हैं। सभी ग्रहीय हवाओं में व्यापारिक हवाएं सबसे अधिक स्थायी, सुदृढ़ तथा नियमित पवन तंत्र है, यानी कि रेगुलर और सबसे नियमित जो पवन तंत्र है वो ग्रहीय हवाओं का ही है। दूसरा है मध्य अक्षांशीय परिसंचरण या मध्य अक्षांश परिसंचरण की हवाएं। इसमें है मध्य अक्षांशीय कटिबंधीय परिसंचरण का विस्तार दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश के मध्य पाया जाता है। यह परिसंचरण मंडल उपध्रुवीय कोशिका या फेरल तापीय अप्रत्यक्ष कोशिका अर्थात इस कोशिका का निर्माण गति कारणों या हवाओं के ऊपर उठने के कारण होता है के अंतर्गत आता है। इसमें मुख्य रूप से हम शामिल करेंगे अश्व अक्षांश। पहला है अश्व अक्षांश, हॉर्स लैटिट्यूड, इंपॉर्टेंट भी है यह। 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च वायुदाब की स्थिति पाई जाती है। इस प्रकार यह पेटी दो विपरीत धरातलीय हवाओं जैसे व्यापारी तथा पछुआ हवा के बीच विभाजन का कार्य करती है। भूमध्य रेखा पर ऊपर उठी हवा व्यापारिक हवाओं की विपरीत दिशा में प्रवाहित होकर 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के पास नीचे उतरती है, जिस कारण उसका दाब बढ़ जाता है। इस कारण यहाँ पर प्रति चक्रवातीय दशाएं स्थापित हो जाती है, जिससे वायुमंडल में स्थिरता आ जाती है। इस शांत तथा अनिश्चित पवन वाले भाग में आने पर प्राचीन काल में घोड़े से लदे जलयानों के संचालन में पर्याप्त कठिनाई होती थी। परिणाम स्वरूप व्यापारी जलयानों को हल्का करने के लिए कुछ घोड़ों या अश्वों को सागर में फेंक देते थे। इस कारण से इन्हें अश्वक्षांश कहा जाने लगा, हॉर्स लैटिट्यूड कहा जाने लगा। इस भाग में पवन के नीचे उतरने के कारण उपोष्ण कटिबंधी प्रतिचक्रवातों का आविर्भाव होता है। इन प्रतिचक्रवातों का पूर्वी भाग महाद्वीपों के पश्चिमी तथा महासागरों के पूर्वी भाग के ऊपर होता है। यही कारण है कि 20 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर शुष्क मरुस्थल जैसे सहारा, कालाहारी, चिली, पेरू, अटाकामा, अरब रेगिस्तान आदि पाए जाते हैं। इन प्रतिचक्रवातों का पश्चिमी भाग अपेक्षाकृत आर्द्र होता है। ठीक है, पहला तो हो गया अश्वक्षांश। दूसरा देखते हैं पछुआ हवाएं, वेस्टलाइज, इनको वेस्टलाइज भी कहते हैं। उपोष्ण उच्च वायुदाब 30 डिग्री से 35 डिग्री से 30 डिग्री से 35 डिग्री, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब 4 डिग्री से 65 डिग्री के बीच दोनों गोलार्धों में चलने वाली स्थायी पवन को पछुआ हवाएं कहते हैं, यानी कि 30 डिग्री से 35 डिग्री और 60 डिग्री से 65 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के बीच चलने वाली हवाओं को चलने वाली स्थायी पवनों को पछुआ हवा कहते हैं।
क्योंकि इनकी दिशा पश्चिम से पूर्व होती है, इसलिए इनको वेस्टलाइज भी कहा जाता है। इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तथा दक्षिण गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होती है, यानी कि दोनों में कॉमन पश्चिम दिशा है, इसलिए इनको वेस्टलाइज यानी कि पछुआ हवाएं कहते हैं। इन हवाओं की ध्रुवीय सीमा में परिवर्तन होता रहता है, जहाँ पर यह गर्म तथा आर्द्र पछुआ हवाएं ध्रुवों से आने वाली ठंडी हवाओं से मिलती है, वहाँ पर वाताग्र बन जाते हैं, जिन्हें शीतोष्ण वाताग्र कहते हैं। व्यापारिक हवाओं की अपेक्षा पछुआ हवाएं अधिक प्रचंड होती है। दक्षिण गोलार्ध में स्थल की कमी के कारण इनकी गति इतनी तेज होती है कि हवाएं तूफानी हो जाती है। पछुआ हवाओं के साथ प्रचंड झंझा चलते हैं। इनकी प्रचंडता के कारण ही दक्षिणी गोलार्ध में इन्हें 40 डिग्री से 50 डिग्री अक्षांशों में गरजती चालीसा, 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास भयंकर पचासा तथा 60 डिग्री के पास चीखती साटा आदि नामों से पुकारते हैं। तीसरा परिसंचरण है हमारा ग्रहीय हवाओं में ध्रुवीय परिसंचरण तथा ध्रुवीय हवाएं। ध्रुवीय वायुमंडलीय परिसंचरण का ध्रुवीय कोशिका द्वारा प्रतिनिधित्व होता है, यानी कि यहाँ पर ध्रुवीय कोशिका पाई जाती है। यह परिसंचरण मंडल सामान्य तौर पर 60 डिग्री से 90 डिग्री अक्षांश के मध्य दोनों गोलार्धों में सक्रिय रहता है। दोनों गोलार्धों में 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों में गतिजन्य न्यून वायुदाब की पेटी की स्थिति होती है। न्यून वायुदाब की यह मेखला ग्रीष्मकाल में अधिक स्थायी एवं नियमित रहती है, परंतु सामान्यतया शरदकाल में लुप्त हो जाती है। परिणाम स्वरूप ध्रुवीय अति उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय न्यून वायुदाब कोशिकाओं की ध्रुवीय हवाओं का प्रवाह होता है। इन्हें ध्रुवीय हवाएं या ध्रुवीय पवन कहते हैं, जिनकी दिशा कोरियलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व हो जाती है। यानी कि जो दिशा व्यापारिक हवाओं की होती है वही दिशा इन ध्रुवीय हवाओं की होती है। तो ये हो गई आपकी ग्रहीय हवाएं, ग्रहीय पवनें या सनातनी पवनें या प्लेनेटरी विंड्स। दूसरा जो मुख्य हवा परिसंचरण है आपका वायु परिसंचरण है वो है मौसमी हवाएं, सीजनल विंड्स। तो देख लेते हैं सीजनल विंड्स को। उन वृहद स्तरीय धरातलीय हवाओं को मौसमी पवन कहा जाता है, जिनकी दिशा में साल भर में कम से कम 2 बार परिवर्तन हो जाता है। इसमें मुख्य रूप से मानसून को शामिल करते हैं। तो देखते हैं मानसून। मानसून शब्द का प्रयोग किसी प्रदेश में प्रवाहित होने वाली उन हवाओं के लिए किया जाता है जिनकी दिशा में वर्ष में 2 बार पूर्ण परिवर्तन होता है। मानसून शब्द मूल रूप से अरबी भाषा के मौसिम शब्द या मलायन शब्द मानसिन से बना है, जिसका तात्पर्य मौसम से होता है। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले अरब सागर पर बहने वाली हवा के लिए किया जाता था, जिसकी दिशा वर्ष के 6 महीने तक यानी कि जाड़े में शीत ऋतु में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक तथा शेष 6 महीने यानी कि ग्रीष्मकाल में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व रहती थी। इसी आधार पर ग्लोब के उन सभी भागों की हवा को जिनकी दिशा में ऋतु के अनुसार पूर्ण विलोम स्थिति आ जाती है मानसून कहा गया। एक विद्वान हुए चांग चियाचेंग के अनुसार उन्होंने मानसून को इस तरह से डिफाइन किया। मानसून विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र पर सामान्य वायुमंडलीय परिसंचरण का एक प्रवाह प्रतिरूप है, जिसके अंतर्गत संबंधित प्रदेश के प्रत्येक भाग में एक दिशा में प्रवाहित होने वाली स्पष्ट रूप से प्रमुख पवन होती है, परंतु उसमें प्रचलित पवन की दिशा में शरदकाल से ग्रीष्मकाल एवं ग्रीष्मकाल से शरदकाल में विपरीत स्थिति हो जाती है। अर्थात शरदकाल एवं ग्रीष्मकाल में दिशाओं में पूर्ण विपरीत स्थिति हो जाती है। यहाँ पर मानसून के प्रकार तथा वितरण देख लेते हैं। पहला है वास्तविक या परंपरागत मानसून क्षेत्र, जहाँ पर मुख्य रूप से वास्तविक रूप से मानसून आता है। इसके अंतर्गत भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम, दक्षिणी चीन, फिलीपाइंस तथा ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी तटीय क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है। दूसरा है प्रच्छन्न मानसून या मानसून प्रवृत्ति वाले क्षेत्र, यानी कि जहाँ पर प्रच्छन्न रूप से, विच्छिन्न रूप से या यूँ कहें इर्रेगुलर तरीके से मानसून आता है। अफ्रीका के दक्षिणी पश्चिमी तटीय प्रदेश जैसे कि गायना, सियरा लियोन, लाइबेरिया तथा आइवरी कोस्ट के तटवर्ती भाग, पूर्वी अफ्रीका एवं पश्चिमी मेडागास्कर में प्रच्छन्न मानसून का विकास हुआ है। तीसरा है मानसूनी प्रवाह के क्षेत्र। इसके अंतर्गत लैटिन अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तटीय प्रदेश जैसे कि पूर्वी वेनेजुएला, गायना, सूरीनाम, फ्रेंच गायना तथा उत्तरी पूर्वी ब्राज़ील, प्यूर्टो रिको एवं डोमिनिकन रिपब्लिक को सम्मिलित किया
जाता है या करते हैं। चौथा है परिवर्तित मानसून क्षेत्र। मध्य अमेरिका के कई भागों एवं दक्षिणी पूर्वी संयुक्त राज्य में मानसून परिवर्तित रूप में विकसित हुई है। यहाँ पर मानसून के दो प्रकार हैं, ग्रीष्मकालीन मानसून और शीतकालीन मानसून। 21 मार्च के बाद सबसे पहले हम देखते हैं ग्रीष्मकालीन मानसून। 21 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होने लगता है, जिस कारण उत्तरी गोलार्ध में सूर्य सीधा चमकने लगता है। परिणाम स्वरूप सर्वाधिक सौरिक ऊर्जा मिलने लगती है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा होता है। अत्यधिक तापमान के कारण एशिया पर न्यून वायुदाब बन जाता है। हिमालय के कारण दो स्थानों पर निम्न दाब होता है, बेकोल झील के पास तथा मुल्तान के पास। इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में शीतकाल के कारण दक्षिणी हिंद महासागर तथा उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के पास उच्च दाब विकसित हो जाता है। इसी तरह जापान के दक्षिण में प्रशांत महासागर में उच्च दाब बन जाता है। परिणाम स्वरूप उच्च दाब वाले क्षेत्रों से अर्थात महासागरीय भागों से निम्न दाब वाले स्थलीय भागों की ओर हवाएं चलने लगती है। सागरों के ऊपर से आने के कारण नमी से लदी यह हवाएं पर्याप्त वृद्धि प्रदान करती है। जब निम्न दाब क्षेत्र अधिक सक्रिय हो जाते हैं तो दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवा भी भूमध्य रेखा को पार करके फेरल के नियमानुसार भूमध्य रेखा पार करने पर दक्षिण पश्चिम मानसून हवाओं से मिल जाती है। इसे दक्षिण पश्चिम मानसून भी कहा जाता है। विशेष रूप से भारत में एशिया में मानसून की दो शाखाएं हो जाती है, चीन तथा जापान की मानसून शाखा और दक्षिण एशिया की मानसून शाखा। भारत पर दक्षिण पश्चिम मानसून की दो शाखाएं हो जाती है। एक तो बंगाल की खाड़ी की शाखा जो कि देश के पूर्वी तथा मध्य उत्तरी भाग को प्रभावित करती है, और दूसरी अरब सागर की शाखा जो कि देश के दक्षिणी पश्चिमी तथा उत्तर पश्चिमी एवं मध्यवर्ती भाग को प्रभावित करती है। तो ये हो गया ग्रीष्मकालीन मानसून। दूसरा है शीतकालीन मानसून। शीतकाल में 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, जिस कारण उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल तथा दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल होता है। एशिया महाद्वीप पर बेकाल झील तथा पेशावर के पास उच्च दाब स्थापित हो जाते हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल के कारण ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में भूमध्य रेखा के दक्षिण में निम्न दाब बन जाते हैं, जिस कारण स्थलीय भाग से सागरों की ओर हवाएं चलने लगती है। इसे उत्तरी पूर्वी मानसून विशेष रूप से भारत में कहा जाता है तथा स्तर की ओर से आने के कारण यह हवाएं शुष्क होने से वर्षा प्रदान करने में असमर्थ होती है। इस तरह से पुरानी संकल्पना अर्थात तापीय संकल्पना के अनुसार दोनों मानसून ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन मानसून की उत्पत्ति तापीय अंतर तथा उससे जनित वायुदाब में अंतर के कारण बताई गई है। यहाँ पर ये शीतकालीन मानसून और ग्रीष्मकालीन मानसून की जो डायरेक्शन है हवाओं की उसको दिखाया गया है। इसको बना लें आप लोग। अब है हमारी स्थानीय हवाएं, तीसरा और सबसे मुख्य बिंदु स्थानीय हवाएं। काफ़ी इंटरेस्टिंग है और बड़ा मज़ेदार भी है। सामान्य तौर पर लघु क्षेत्र में सीमित तथा स्थानीय हवाओं से उद्भूत हवाओं को स्थानीय पवन कहते हैं। स्थानीय हवाओं को वायुमंडल के तृतीयक परिसंचरण या तृतीयक श्रेणी के परिसंचरण की श्रेणी में रखा जाता है। स्थानीय हवाओं का वर्गीकरण कर लेते हैं। उपयुक्त विवरण के आधार पर स्थानीय हवाओं को दो प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है सामयिक स्थानीय पवन और दूसरा है क्षेत्रीय या प्रादेशिक स्थानीय पवन। सामयिक का मतलब जो समय के अकॉर्डिंग चलती है, इनका टाइम फिक्स रहता है, और जो है दूसरी वो है प्रादेशिक या असामयिक स्थानीय पवन। इनकी जो समय अवधि है वो फिक्स नहीं रहती। दूसरी तो पहले देख लेते हैं हम सामयिक स्थानीय पवन को, पीरियोडिक लोकल विंड्स को। दैनिक स्तर पर तापमान एवं वायुदाब में परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न पवनों को सामयिक या दैनिक स्थानीय पवन कहते हैं। पहली है स्थलीय तथा सागरीय समीर। तो पहले देखते हैं सागरीय समीर। दिन के समय स्थलीय भाग जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म हो जाता है, जिस कारण सागरवर्ती तटीय भाग पर निम्न दाब तथा सागरीय भाग पर उच्च दाब स्थापित हो जाते हैं, जिस कारण सागर से स्थल की ओर हवाएं चलने लगती है। इन हवाओं का संचार सुबह 10 से 11 बजे प्रारंभ होता है तथा 1 बजे से 2 बजे के बीच सर्वाधिक सक्रिय हो जाता है तथा रात्रि में 8 बजे तक समाप्त हो जाता है। सागरीय समीर का संचार केवल गर्मियों में दिन के समय ही हो पाता है। ये इस तरह से सागरीय हवाओं की डायरेक्शन होती है। ये डायग्राम बना ले आप लोग। इसके बाद में है स्थलीय समीर।
लैंड ब्रिज। सूर्यास्त के बाद ही जलीय समीर समाप्त होने लगती है, क्योंकि स्थलीय भाग से जल की अपेक्षा तीव्र विकिरण होने से उष्मा का ह्रास अधिक होने से स्थलीय भाग शीघ्र ठंडे हो जाते हैं, जिससे स्थलीय भाग पर उच्च दाब तथा सागरों पर निम्न दाब बन जाता है। परिणाम स्वरूप स्थल से जल की ओर हवाएं चलने लगती है। ये स्थलीय समीर, इसका भी डायग्राम बना ले आप लोग। दूसरी प्रकार की जो सामयिक हवाएं हैं वह हैं पर्वत तथा घाटी समीर। एक तो हो गई हमारी स्थलीय एवं जलीय समीर और दूसरी है पर्वत तथा घाटी समीर, माउंटेन एंड वैली ब्रिज। दिन के समय पर्वतीय घाटियों के निचले भाग में अधिक तापमान के कारण हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती है तथा पर्वतीय ढालों के सहारे ऊपर उठती है। इन्हें घाटी समीर या अनाबैटिक पवन कहते हैं। ये पवन पर्वत की चोटी तक पहुंच जाती है तथा वहां पर वर्षा प्रदान करती है। रात्रि के समय पर्वतीय ढालों तथा ऊपरी ढालों पर विकिरण द्वारा ताप ह्रास अधिक होता है, जिस कारण हवाएं ठंडी हो जाती है। यह ठंडी तथा भारी हवाएं ढालों के सहारे घाटियों में नीचे उतरती है। इन्हें पर्वतीय समीर या कटाबैटिक पवन कहते हैं। इन हवाओं के कारण तापमान का प्रतिलोमन भी होता है, जिस कारण रात्रि में घाटियों में पाला या तुषार पड़ता है, जबकि ऊपरी भाग पाला मुक्त रहते हैं। घाटी समीर को अनाबैटिक समीर भी कहते हैं। घाटी समीर को अनाबैटिक समीर भी कहते हैं। अनाबैटिक ग्रीक भाषा का शब्द अनाबैटिकोज है, जिसका अर्थ होता है ऊपर चढ़ने वाली, है ना, क्लाइंबर, हवा, ऊपर चढ़ने वाली हवा। इसके विपरीत जो ये तो घाटी समीर हो गई, ठीक है। इसके विपरीत जो हवा होती है, जो समीर होती है, उसको कटाबैटिक समीर कहते हैं। कटाबैटिक का मतलब होता है नीचे उतरने वाली, यानी कि जो पर्वतीय ढालों के सहारे घाटी की ओर हवाएं चलती है। पर्वतीय ढाल ठंडे हो जाते हैं और वहाँ पर उच्च वायुदाब स्थापित हो जाता है। इसके विपरीत जो घाटी होती है उसमें निम्न वायुदाब होता है, तो वहाँ पर हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होती है। इस तरह की हवाओं को कटाबैटिक समीर भी कहा जाता है। कटाबैटिक ग्रीक शब्द कटाबैटिकोज है, जिसका अर्थ होता है नीचे की ओर उतरना। यहाँ पर थोड़ा मिस हो गया, ठीक है। तो इस पर्वतीय समीर को आप थोड़ा अपनी तरह से डिफाइन कर लेना और डायग्राम ये बना लेना। सॉरी, इस त्रुटि के लिए सॉरी। दूसरी है असामयिक स्थानीय हवाएं, नॉन पीरियोडिक लोकल विंड्स। 24 घंटे के अंदर प्रवाह दिशा में 2 बार पूर्ण परिवर्तन करने वाली दैनिक पवन परिसंचरण, जैसे स्थलीय तथा जलीय समीर, पर्वत तथा घाटी समीर वाली स्थानीय हवाओं को छोड़कर उन सभी स्थानीय हवाओं को असामयिक स्थानीय पवन कहते हैं, जिनकी उत्पत्ति तापीय एवं गति कारणों से होती है। तापीय विशेषता के आधार पर असामयिक स्थानीय हवाओं को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है, गर्म एवं ठंडी स्थानीय हवाएं। महत्वपूर्ण गर्म स्थानीय हवाओं के अंतर्गत निम्न को सम्मिलित किया जाता है, जैसे कि चिनोक तथा फोन, हरमट्टान, सिरोको, नॉर्वेस्टर, ब्रिकफिल्डर, सामल, कमसिन, शिमुम, सांताना, लू आदि ये गर्म हवाएं हैं। ठंडी स्थानीय हवाओं में निम्न महत्वपूर्ण है, जैसे कि मिस्ट्रल, बोरा, ब्लिजर्ड, नॉर्दर्स, परगा, बाइस आदि। तो देख लेते हैं कुछ मुख्य हवाओं को। चिनूक तथा फोन। सबसे पहले चिनूक तथा फोन। पर्वतीय ढालों के सहारे चलने वाली गर्म तथा शुष्क स्थानीय हवाओं को संयुक्त राज्य अमेरिका में चिनूक तथा यूरोप में फोन कहते हैं। चिनूक के समानी आल्प्स पर्वत के दक्षिणी ढाल से ऊपर चढ़ने वाली हवा उत्तरी ढाल के सहारे नीचे उतरती है तो गर्म तथा शुष्क हो जाती है और फोन कही जाती है। इसका सर्वाधिक प्रभाव स्विट्जरलैंड में होता है, जहाँ पर यह हवाएं बसंत तथा पतझड़ ऋतुओं में अधिक चलती है। इनके आगमन से तापमान 40 डिग्री फ़ारेनहाइट की, यानी कि 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि के कारण बर्फ पिघल जाती है और घाटियों का मौसम सुहावना हो जाता है। इसी कारण स्विट्जरलैंड की घाटियों को शीतकाल में
जलवायु मरुद्यान क्लाइमेटिक ओसिस कहा जाता है। इस तरह की एक गर्म तथा शुष्क पवन अर्जेंटीना में प्रवाहित होती है। इस स्थानीय गर्म एवं शुष्क पवन को जोंडा कहते हैं। अर्जेंटीना में इस तरह की हवा को जोंडा कहते हैं। अंडरलाइन कर लेना। जो दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत के पवन विमुखी ढाल अर्थात पूर्वी ढाल पर प्रवाहित होती है। सांता आना। दक्षिणी कैलिफोर्निया में सांता आना घाटी में निचले ढाल की ओर चलने वाली संपीड़न परंतु चैनल पवन को स्थानीय नाम सांता आना घाटी पर सांता आना पवन कहते हैं। सांता आना चिनूक के समान गर्म एवं शुष्क होती है, परंतु चिनूक के विपरीत सांता आना हवा पूर्व पश्चिम विस्तृत घाटी में चैनल पवन के रूप में प्रवाहित होती है। इस गर्म, शुष्क एवं मिट्टियों की नमी को सुखा देने वाली हवा को जलवायु प्रकोप कहते हैं। इसके कारण मिट्टियों एवं वनस्पतियों की नमी सूख जाती है। इसके अत्यधिक तापमान एवं सूखेपन के कारण वनों में प्राय आग लग जाया करती है। यह प्रबल धूल भरी आंधी बन जाती है तथा डस्ट डेविल का रूप धारण कर लेती है। सांता आना मुख्य रूप से बागवानी के लिए हानिकारक होती है। इस पवन को जापान में यामो तथा मध्य यूरोप में ट्रेमंटाने कहते हैं। दूसरी मुख्य पवन है हरमट्टान। सहारा रेगिस्तान के पूर्वी भाग में उत्तरी पूर्वी तथा पूर्वी दिशा में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाओं को हरमट्टान कहते हैं। अफ्रीका का पश्चिमी तट उष्ण तथा आर्द्र होता है। अत्यधिक तापमान पर अधिक आर्द्रता का होना मानव जीवन के लिए कष्टप्रद होता है तथा कई रोग होते रहते हैं, परंतु हरमट्टान के आगमन पर मौसम शुष्क हो जाने के कारण सुहावना एवं स्वास्थ्यप्रद हो जाता है, क्योंकि हरमट्टान की उष्णता तथा शुष्कता के कारण वायुमंडल की आर्द्रता नष्ट हो जाती है। इसी प्रभाव के कारण गिनी तट पर इस हवा को डॉक्टर अंडरलाइन कर लेना डॉक्टर की संज्ञा प्रदान की जाती है, यानी कि इस हवा को वहाँ की जलवायु को स्वास्थ्यप्रद बनाने के कारण डॉक्टर की संज्ञा दी जाती है। इस तरह की उष्ण एवं शुष्क हवा ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में ब्रिक फील्डर कहलाती है। ऐसी गर्म शुष्क तथा प्रचंड हवाओं को संयुक्त राज्य अमेरिका में ब्लैक रोलर, मेसोपोटामिया एवं पारस की खाड़ी वाले क्षेत्र में सामल तथा न्यूजीलैंड में नार्वेस्टर कहते हैं। तीसरी हवा है शिराको। यह गर्म शुष्क तथा रेत से भरी हवा होती है, जो कि सहारा के रेगिस्तान के उत्तरी दिशा में भूमध्य सागर की ओर चलकर इटली, स्पेन आदि में प्रविष्ट होती है। एटलस पर्वत के उत्तरी ढाल के सहारे नीचे उतरने पर इसकी शुष्कता तथा तापमान बढ़ जाते हैं। अफ्रीका में इसके कई स्थानीय नाम हैं, जैसे कि मिस्र में कमसिन, लीबिया में गिबली, ट्यूनीशिया में चिली आदि नामों से पुकारते हैं। अरब के रेगिस्तान में चलने वाली गर्म शुष्क हवा को सिमूम कहते हैं। सिरोको हवा के साथ लाल रेत की मात्रा भी अधिक होती है। जब यह हवाएं रोम सागर से होकर गुजरती है तो नमी धारण कर लेती है और दक्षिण इटली में कभी कभी वर्षा भी प्रदान करती है। जब लाल रेत नीचे बैठने लगती है तो लगता है कि रक्त वृष्टि हो रही है। इटली में इनका नाम सिरोको है। इन हवाओं का वनस्पति, कृषि तथा फलों के बाग पर विनाशकारी प्रभाव होता है। स्पेन, इटली आदि में इनके आगमन से अंगूर तथा जैतून की फसलों को अपार क्षति होती है। इस तरह की गर्म, शुष्क एवं धूल भरी हवाओं को मडीरा एवं मोरक्को में लेस्टी तथा स्पेन में लेवेचे कहते हैं। उत्तरी अफ्रीका एवं अरब में गर्म, शुष्क एवं रेतीली कमसिन हवा प्रवाहित होती है। दक्षिण सहारा मुख्य रूप से सूडान में गर्म एवं नम परंतु रेत भरी हबूब हवा प्रवाहित होती है। नेक्स्ट हवा है मिस्टल। ये एक ठंडी हवा है, ध्यान रखना। यह ठंडी ध्रुवीय हवा होती है जो कि रोम सागर के उत्तरी पश्चिमी भाग, विशेषकर स्पेन तथा फ्रांस को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है बोरा। ये भी ठंडी हवा है। मिस्टल के समान बोरा भी एक शुष्क तथा अति ठंडी प्रचंड हवा है जो कि एड्रियाटिक सागर के पूर्वी किनारे पर चलती है। आल्प्स के दक्षिण ढाल से नीचे उतरकर यह उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वीय हवाएं दक्षिण दिशा में प्रवाहित होती है। बोरा लैटिन भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है उत्तरी। नेक्स्ट है ब्लिजर्ड। ब्लिजर्ड भी ठंडी हवाएं। ब्लिजर्ड या हिम झंझावात ध्रुवीय हवाएं होती है जो कि बर्फ के कणों से युक्त होती है। इनका प्रवाह क्षेत्र उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र, साइबेरिया, कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका है। संयुक्त राज्य अमेरिका में पश्चिम पूर्व धरातलीय अवरोध के अभाव में हवाएं समस्त मध्यवर्ती मैदान को प्रभावित करती हुई दक्षिणी प्रांतों तक पहुंच जाती है। यहाँ पर इनको नॉर्दर्न कहते हैं। साइबेरिया में इसे बुरान कहते हैं। लू। उत्तरी भारत में गर्मियों में उत्तर से पूर्व तथा पश्चिम से पूर्व दिशा में उत्तर पूर्व उत्तरी भारत में गर्मियों में उत्तर से पूर्व तथा पश्चिम से पूर्व दिशा में चलने वाली प्रचंड उष्ण तथा शुष्क हवाओं को लू कहते हैं। आंधी बगुला।
डस्ट डेविल्स। उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय रेगिस्तानों में धूल एवं रेत भरी तेजी से उड़ती वायु के कॉलम को आंधी बगुला या डस्ट डेविल कहते हैं। इसे भारत में बवंडर कहते हैं, जो ग्रीष्मकाल में अप्रैल से मध्य जून तक प्राय आते रहते हैं। अन्य स्थानीय हवाएं जैसे कि गर्म स्थानीय हवाएं, ये हमने देख ली। सांताना हमने पढ़ ली, एक बार यहाँ से भी शॉर्ट में देख लेना। ब्लैक रोलर हमने पढ़ ली, ये भी यहाँ से देख लेना। नार्वेस्टर हमने पढ़ ली, ये भी यहाँ से देख लेना। यामो भी देख ली हमने, ट्रोमनटाने भी देख ली, जोंडा भी देख ली, एक बार शॉर्ट में इनको फिर देख लेना। लेस्ट भी देख ली, कमसीन भी देख ली, ब्रिक फिल्डर देख ली, सामल हो गई, गिबली हो गई। ठंडी हवा, इसमें परगा नहीं देखी। रूसी टुंड्रा में चलने वाली बर्फीली ठंडी हवा बरगा कहलाती है। 22 फ्रांस की एक अति ठंडी हवा लेवेंटर हमने देख ली, इसको देख लेना यहाँ से। पेम्पेरो ने देखी। दक्षिणी अमेरिका में पंपाज में चलने वाली उत्तरी पश्चिमी ठंडी हवा पेम्पेरो उत्तरी अमेरिका एवं साइबेरिया की नॉर्दर्स के समकक्ष होती है। यह शरदकाल में अधिक सक्रिय रहती है। बुरान है, ये भी देख ली हमने। कुछ स्थानीय हवाएं हैं। पापागायो, कोस्टा रिका के उत्तरी पश्चिमी तट तथा पापागायो की खाड़ी में चलने वाली प्रचंड उत्तरी पूर्वी पवन। टेउ आंटेफेशर, दक्षिणी मैक्सिको तथा उत्तरी मध्य अमेरिका में चलने वाली प्रबल उत्तरी स्थानीय हवा। प्राइगेम, अमेजन घाटी में प्रवाहित होने वाली ठंडी हवा। आंधी अंधड़, गर्मियों में धूल एवं रेत भरी हवाओं के बादल को आंधी या काली आंधी कहते हैं। इनके आगमन पर दृश्यता घटकर 1 किलोमीटर तक हो जाती है। जब प्रचंड आंधी आती है तो दृश्यता 1 किलोमीटर से घटकर कुछ मीटर तक ही रह जाती है। घनघोर अंधेरा छा जाता है। उत्तरी भारत में अप्रैल से मध्य जून तक इस तरह की आंधियाँ प्राय आती रहती है। ठीक है, तो ये आपका पवनों वाला चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। बहुत शीघ्रता के कारण मैं जल्दी बोलना पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को जल्दी से जल्दी नोट्स उपलब्ध कराने हैं, इसलिए तो आप लोग इनको लिख लें और समझने का प्रयास अपने स्तर पर करें, क्योंकि मेरे पास इतना भी समय नहीं होता रिकॉर्ड करने पर, क्योंकि समझाने में बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए जल्दी बोलना पड़ता है। तो आपको स्पष्ट रूप से दिख ही रहा है, तो अच्छे से नोट्स बना लें और पढ़ें। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लें एक बार। ठीक है, कमेंट में मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर निकालूंगा। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।